भाई बहन, जय हिंद दोस्तों। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद होंगे। आशा करता हूं आप सभी अपनी तैयारी को बहुत ही सुनहरे तरीके से एकदम चार चांद लगाते हुए चल रहे होंगे। चार चांद लगाता है आपकी तैयारी में रिवीजन। मैंने कल भी आपको बहुत सारी बातें रिवीजन से संबंधित बताई थी। मैं फिर से कहूँगा, रिवीजन वाकई आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आशा करता हूँ सभी दोस्त रिवीजन साथ में करते हुए चल रहे होंगे। एक बार आज मुझे कमेंट सेक्शन में आप सभी बताओ कि कौन कौन रिवीजन करते हैं। तब तक कल की क्लास से एक सवाल, तो क्वेश्चन लेंगे हम। और मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा, बताइए एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? हर दिन हम ऐसे ही क्लास की शुरुआत करेंगे एक क्वेश्चन से। अगर आप इसका आंसर दे दें तो खुद अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा लेना, अगर नहीं दे पाएँ तो खुद ही कम कर लेना, और अगले दिन रिवाइज करके आंसर करके फिर से बढ़ाना। ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने का मौका मैं आपको हर दिन की क्लास शुरू होने से पहले दूंगा। ये वो क्वेश्चन है जो ये बताएगा आपका रिवीजन सही है या नहीं है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो फिर मान लेना आपकी तैयारी में कमी है, और इस आधी अधूरी तैयारी के साथ आप सफलता नहीं पा सकते हैं। और हर दिन इस क्वेश्चन का आंसर आप कर पाएँ तो मान लेना आपकी तैयारी टकाटक चल रही है, क्योंकि हर दिन मैं आपसे पिछली क्लास का इंपॉर्टेंट सवाल ही पूछता हूँ। मैं रिवीजन करता हूँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रिवीजन नहीं हो पा रहा है, देखो भाई, जिस भी कारण से मेरे दोस्त रिवीजन नहीं हो पा रहा है, आप प्लीज़ रिवीजन करना शुरू करिए। अभी बैच की शुरुआत है, ज़्यादा कंटेंट भी इकट्ठा नहीं है। एक समय के बाद बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा हो जाएगा, फिर आप रिवीजन भी नहीं कर पाएंगे। एक एंगस्ट्रॉम में ज़्यादातर सभी प्यारे दोस्तों के सही आंसर हैं। हमारे साथ मुमतेज़, रणवीर, कौशल, ओंकार, हीरा, सुमित कुमार और भूदेश हैं, प्रिया, काजल हैं, बहुत बढ़िया। और सभी के एकदम शानदार शानदार से आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। अधिकतम बच्चों का बिल्कुल ठीक ठीक जवाब है, और ये है 10⁻⁻10 मीटर। कुछ का 10⁻+10 भी है। तो मैं बता दूं, अगर इसका उल्टा पूछा जाता कि 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम, तब तुम जरूर इस आंसर को कर सकते थे कि 1 मीटर में 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। और कल हमने देखे थे पॉजिटिव और नेगेटिव पावर्स, उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, आज कोशिश करेंगे खत्म हो जाएगा। तो कल हमने देखी धनात्मक और ऋणात्मक घातें। उनसे देखिए, कल मैंने आपको डायरेक्ट आने वाले क्वेश्चंस बताए, थोड़े घूम के बताए। आज और एक तरीके के क्वेश्चंस मैं देखूंगा कि जो धनात्मक और ऋणात्मक घातों से पूछे जाते हैं। तो पहले धनात्मक घातों से क्वेश्चंस देखेंगे, और धनात्मक घातों का एक इस्तेमाल हम खगोलीय दूरियां, खगोलीय दूरियां यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस मापने में भी करते हैं। अब ये कौन सी डिस्टेंस है? एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस होती हैं जो बड़े बड़े भारी पिंडों के बीच की दूरियां होती हैं। बड़े भारी पिंडों में सारे के सारे आकाशीय पिंड हैं। पृथ्वी भी एक आकाशीय पिंड है, सूर्य भी। कोई आपसे पूछे पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी कितनी है भाई हरीश, तो हरीश क्या करेगा? ले यार, मेरे पास तो ये फुटी है, या ते नाप ले। क्या फुटी से सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी मापना संभव है? नहीं। क्या मीटर या किलोमीटर में मापना संभव है? नहीं। बहुत सारे मीटर बन जाएंगे, बहुत सारे किलोमीटर बन जाएंगे, लाखों करोड़ों अरबों किलोमीटर बन जाएंगे। कहाँ तक उनको बोलोगे कि 9 4 6 8 5 3 4 9 10 11 12 15, ऐसे करके बोलोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। मतलब एक बड़ी दूरी को मापने के लिए आप बड़ी संख्या, इतनी बड़ी संख्या को कैसे बार बार बोलोगे? मान लो किसी पेज पे, जैसे मान लो सूर्य से पृथ्वी के जो बीच की दूरी है वो लगभग लगभग ये है। हम्म, ये यहाँ तक एग्जैक्ट है, इसके बाद एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। लगभग इतना मानो आप, अ, मान लो ये है, ठीक है, ये है। अब इसको मान लो कहीं तुम लेटर छाप रहे हो और इसको 50 बार लिखना पड़ जाए, ये तो बड़ी लंबी दूरी हो जाएगी। इतने मीटर। तो इसकी यूनिट हम मीटर ना रख के हम कुछ और यूनिट बनाते हैं। तो जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, जो एस्ट्रोनॉमिकल साइंटिस्ट होते हैं, जो खगोलीय वैज्ञानिक होते हैं, खगोल वैज्ञानिक, वो अलग दूरियों का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग मात्रकों का। और उनमें पहला मात्रक है आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। पहला मात्रक है आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि खगोलीय मात्रक। तो खगोलीय मात्रक एक बहुत बड़ा मात्रक है,
और एग्जाम में कोई आपसे इतना नहीं पूछता कि ये क्या है, कैसे हैं, बस इतना सा पूछा जाएगा कि खगोलीय मात्रक क्या मापने के काम आता है। तो आप कहोगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। खगोलीय मात्रक जो होता है आपका, ये क्या मापने के आप काम आता है? ये बड़ी बड़ी दूरियां मापने के काम आता है। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितने मीटर होते हैं। तो तुम कहोगे एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, एक खगोलीय मात्रक में 1.5 गुणा 10⁻11 मीटर होते हैं। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। इससे पहले की जो भी भूमिका मैंने बनाई है वो सिर्फ इसलिए ताकि आपको समझ में आए कि आप जो पढ़ रहे हैं वो क्या है। ठीक है, बस आपसे इतना पूछा जाएगा एक खगोलीय मात्रक में इतने मीटर होते हैं। अच्छा, खगोलीय मात्रक होता क्या है? तो पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी, पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी को हम खगोलीय मात्रक कहते हैं। ठीक है, और अब मान के चलो तुम्हें बार बार इतना सा लिखना पड़े, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मान लो किसी लेटर को तुम छाप रहे हो, तुम एक खगोल वैज्ञानिक हो, इसको 100 बार भी लिखना पड़े कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिख लोगे। चलो, एक दूसरा मात्रक और होता है खगोलीय दूरी का। दूसरा मात्रक है जिसका नाम है प्रकाश वर्ष, यानी कि लाइट ईयर। लाइट ईयर। और प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो प्रकाश वर्ष होता है प्रकाश के द्वारा, यानी कि सनलाइट के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष बोलते हैं, यानी कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। लाइट कौन सी? सनलाइट। इंग्लिश में चाहो लिख लेना। तो क्वेश्चन आता है कि बताइए प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो जो नया बच्चा होता है जिसने नहीं पढ़ा, वो देखेगा इसके पीछे वर्ष लगा है, ऑप्शन ए होगा समय का, वो टिक लगा के चला आएगा कि ये तो टाइम की यूनिट है और खुश हो जाएगा, डीजे वीजे लगा के नाच लेगा, अपनी वाली को फोन कर देगा, आपके रिश्ते की बात पक्की कर ले, नौकरी लग गई है। और एक सारे सवाल सही हैं, और ऐसे 2-4 सवाल भी गलत हो गए तो 1 नंबर से भी भाई अगर रह गए तो गड़बड़ हो जाती। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को तो बड़े ध्यान से पढ़ना है, जो आसान है और सही हो सकते हैं। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है, ये बात याद रखना। और आपसे कोई पूछे कि एक लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं, एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं, तो 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर होते हैं। 9 गुणा 10⁻46, 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। शुरू का जो एग्जाम्पल मैंने दिया था वो इसी का दिया था, शायद मैंने ये बोल दिया था लेकिन लिखा ये था, कोई बात नहीं है, वो जस्ट एक एग्जाम्पल था। अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो बस आपको ये चीजें याद रखनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा, एक और हमारे पास मात्रक होता है, जब और ज्यादा बड़ी दूरियां हमें मापनी हो तो हम एक मात्रक उठा के लाते हैं जिसका नाम है पारसेक। क्या नाम है उसका? पारसेक। और आपसे कोई पूछे कि एक पारसेक में कितने मीटर, तो तुम कहना 3 गुणा 10⁻16 मीटर होते हैं। वैसे ये अप्रॉक्स है, ये 1.49 होता है, लगभग लगभग ये 1.49 होता है, बट इसको 1.5 ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक पारसेक में 3 गुणा 10⁻16 मीटर होते हैं। अब देखो एक शानदार सा सवाल है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या बनता है? क्वेश्चन बनेगा कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यानी कि द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो कौन है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक? संख्या पे मत जाना। अगर तुम कहो ये ज्यादा है तो देखो, अगर मैं इसको पावर 15 लिखूंगा तो एक जीरो मुझे यहां लगानी पड़ेगी, यानी कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 30 गुणा 10⁻15। अब बताओ, ये तो पावर वैसे ही छोटी है, इन दोनों में अगर पावर 15 है तो ये बहुत बड़ा है, इससे कितने गुना है? लगभग 3 गुना ज्यादा है, समझे?
लगभग इससे ये 3 गुना ज़्यादा है। तो आप कहोगे दूरी का सबसे बड़ा जो मात्रक है वो कौन होता है? पारसेक होता है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है। एक बार सभी मेरे दोस्त और मेरी बहनें इस पर मोहर लगाएं कि अब तक हमने जो पढ़ा वो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया और नोट भी हो गया। जल्दी से एक बार बताएं। बोर्ड पर टाइम ठीक नहीं है? अरे भाई, बोर्ड यार इंटरनेट से चलता है, अगर इंटरनेट होगा तो ठीक होगा, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, पारसेक और लाइट ईयर में संबंध अभी बताया तो था। लगभग लगभग ये इसका 3 गुना है। तुम इसको नीचे लिख लेना, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इस स्पेस का यूज कर ले रहा हूँ। नोट करके लिख लो इसको, क्वेश्चन मत लिखो, नोट करके लिखो कि पारसेक सबसे बड़ा मात्रक है और एक पारसेक में लगभग लगभग 3 गुना, लगभग लगभग 3 गुने होते हैं लाइट ईयर के। और एग्जैक्ट देखेंगे तो 3.26 लाइट ईयर होते हैं, प्रकाश वर्ष होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, वेरी गुड। नोट हो गया? कर लो फटाफट से नोट कर लो। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने रिवीजन को फॉलो किया और मुझे चीज़ें याद रहने लगी, बिल्कुल होने लगेंगी। देखो, रिवीजन को आप अगर फॉलो करेंगे तो वाकई आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे इसके। आप कभी भी पढ़ी हुई चीज़ों को भूलेंगे तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलो बहुत बढ़िया, नोट हो गया, वेरी गुड। तो ये हो गई वो डिटेल्स जो आपको 10 की घात प्लस में पूछी जाती है। अब देखो 10 की घात माइनस से क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन बनेंगे कि बताइए, आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन आएगा नाभिक का आकार। इनको नोट डाल के लिख लो। बनने वाले क्वेश्चंस लिख लेते हैं पहले। नाभिक का आकार कितना होता है? नाभिक का आकार यानी कि साइज ऑफ द शेल। ठीक है, और आकार ही पूछे जाते हैं, आकार ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो बस मैं अब आगे केवल वो लिखूंगा जो आपसे पूछे जाते हैं। दूसरा, आपसे परमाणु का आकार पूछा जाएगा, एटम का साइज पूछा जाएगा। तीसरा, आपसे न्यूक्लियस का साइज पूछा जाए, ओ सॉरी, मॉलिक्यूल का साइज पूछा जाएगा। मॉलिक्यूल यानी कि अणु का साइज पूछा जाएगा। और मॉलिक्यूल के साथ साथ फोर्थ, आपसे कोशिका का साइज पूछा जाएगा, सेल का आकार पूछा जाएगा। तो तुम अगर इन्हें रटोगे, तुम अगर इन्हें डायरेक्ट रटोगे तो कभी भी याद नहीं कर पाओगे। देखो, इनकी समझ बनाओ अपने अंदर, एक अंडरस्टैंडिंग बनाओ। कैसे बनाओ? कि तुम ये देखो, हमारा शरीर किससे मिलकर बना है? शेल से। मतलब अपनी बॉडी का एक शेल ले लो, ये हमने अपनी बॉडी की एक शेल ले ली, एक कोशिका ले ली, ये हमारी बॉडी की एक कोशिका है। अब कोशिका के अंदर क्या होता है? बायोलॉजी की टर्म में आप उनको कुछ और बोलते होंगे, लेकिन वो चीज़ें भी, जैसे आप कहो रेटिकुलम, तो रेटिकुलम भी किससे मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से, इन सब चीज़ों से। अच्छा, कोशिका के अंदर पानी भी है, ऑक्सीजन भी है। मान लो मैं उसके अंदर मौजूद ऑक्सीजन की बात करता हूँ, और आपने हमेशा ऑक्सीजन को डबल में ले चलते हुए देखा होगा, O2 ही देखा होगा। वो केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो, उसकी वैलेंसी ही वैसे बन पाती है। इसके अंदर एक मॉलिक्यूल उठाए लेते हैं, इसका ऑक्सीजन का। देखिए, दो ऑक्सीजन के एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये दोनों अलग अलग अपने आप में एटम है, यानी कि ये भी एक एटम है, ये भी एक एटम है। सिंगल सिंगल यूनिट को हम परमाणु कहते हैं, लेकिन ये निर्भर करता है कि इस चीज का परमाणु कैसे रहेगा। जैसे हीलियम का अकेला रह लेता है, अकेला उसके परमाणु को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब के दो दो ही इस्तेमाल में आ पाते हैं। मतलब एग्जिस्टेंस ही दो की है। अगर आप एक अकेले ऑक्सीजन कह रहे हो तो है ही नहीं वो। कुछ चीज़ें 3 के साथ ही चलती हैं। जैसे मान लो तुम कुछ चीज़ें 5 के साथ चलती हैं, जैसे NH4 कह दो, तो 4 हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन चलेगी। समझे?
तो NH4 हो गया, ऑक्सीजन O2 हो गया, H2 हो गया, ये सब मॉलिक्यूल हैं, ये सब अणु होते हैं, यानी कि परमाणुओं का एक खास संख्या मिलकर अणु बनाती है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि O2.5 O2.5, वो संभव ही नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं और ये मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का। ये क्या है, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, यानी कि ऑक्सीजन का एक अणु है। ठीक है, और ये क्या है, ये आपकी एक शेल है, यानी कि ये एक कोशिका है। अब तुम किसी भी परमाणु के अंदर जाओ तो वहां पर तुम्हें नाभिक मिलता है अंदर। भाई इसके बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उतना तुम्हें नहीं देखना, बस तुम्हें ये देखना है कि परमाणु के अंदर क्या है, नाभिक है, यानी कि न्यूक्लियस है। अब एक चीज तुम याद कर लो कि न्यूक्लियस का जो साइज है, जो इसका आकार है, और आकार का मतलब हम इसकी त्रिज्या माप रहे होते हैं, रेडियस माप रहे होते हैं, आकार से ही सवाल आता है। तो याद रखो कि नाभिक का जो आकार है ये 10 की पावर माइनस के 15 मीटर का होता है। ठीक है, अब अगर आपसे कोई परमाणु का आकार पूछे तो वो 10 की पावर माइनस 15 से ज़्यादा होगा कि कम होगा? तुम कहोगे भैया परमाणु तो बड़ा है, परमाणु का आकार ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना माइनस में जो जितनी संख्या कम होगी वो उतनी ही बड़ी होगी। क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, जैसे मान लो एक के 4 टुकड़े या एक चीज़ के 2 टुकड़े, तो 4 टुकड़े बड़े आएंगे या 2 टुकड़े? तुम कहोगे 2 टुकड़े बड़े आएंगे। 2 कहने में छोटा है लेकिन उसका मान बड़ा है। तो अगर तुम बड़ा कहते हो तो फिर तुम्हें 10 की पावर माइनस 10 कहना है। इसका आकार होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर का। आगे तुमसे पूछा जाए अणु का आकार, अब अणु तो परमाणु से भी बड़ा होगा, क्योंकि 2 परमाणु मिलकर एक अणु बनाते हैं, 2 एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो इसका आकार हो जाता है और बड़ा। अब शेल, कोशिका, ये तो इन सबको समेट के बैठी है और बड़ी, कितनी? 10 की पावर माइनस 6 मीटर। तो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी यहाँ से, है ना। और इनको कैसे पूछ सकता है, भाई तुमसे पूछ सकता है, मान लो 10 की पावर माइनस 15 ऑप्शन में ना देके तुमसे बोल देगा ऑप्शन में फर्मी। भाई 10 की पावर माइनस 15 को ही तो हम फर्मी या फेमटो कहते हैं, इसी को तो हम फर्मी या फेमटो के नाम से जानते हैं। 10 की पावर माइनस 10 को क्या कहा जा सकता है? एक सेकेंड रुको, इसको कहा जा सकता है एंगस्ट्रॉम, है ना। आपको हो सकता है ऑप्शन में एंगस्ट्रॉम दे दे। इसको क्या कहा जा सकता है? इसको नैनो कहा जा सकता है, इंग्लिश हिंदी में एक ही बात है। और इसको क्या कहा जा सकता है? माइक्रो। ये हिंदी में भी नैनो है, इंग्लिश में भी नैनो है, तो शायद कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऑप्शन चाहे ये मिले चाहे ये मिले, आप तो समझ जाएंगे। आप संख्या याद रखिए, बाकी आपको पता है कि किसको क्या बोलते हैं। बताइए, क्लियर है? आशा करता हूं कि आपको ये बात क्लियर है। अगर हाँ, एक बार मोहर मारिए, मतलब थम्स अप करिए, और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। नोट हो गया, बहुत बढ़िया, अच्छे से समझ में आ गया, वेरी गुड। ठीक है, तो शायद आप तक इन्हें आप रटते होंगे और आपको बढ़िया तरीके से चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो ये हो गई प्लस की पावर और ये हो गई आपकी माइनस की पावर, और यही होता है हमारा मेजरमेंट। अब देखिए, आज मैं आपको इससे बनने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगा। वो लोको पायलट की परीक्षा में पूछे गए होंगे, या रेलवे ग्रुप डी की में, एनटीपीसी में, या आरआरबी जे यानी जूनियर इंजीनियर, और सेक्शन सीनियर सेक्शन इंजीनियर। हालांकि वो एक बड़ा लेवल हो जाता है, उसके ज़्यादा प्रश्न शामिल नहीं करेंगे हम ज़्यादा तरफ रहेंगे एनडीए, वो सॉरी, ग्रुप डी, एनटीपीसी और लोको पायलट स्टेज 1 एंड स्टेज 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर वो आप शामिल कर लें, थ्योरी पढ़ने के बाद खुद से सॉल्व कर लें, तो शायद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। इसलिए मैं हमेशा क्लास के बाद आपको वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर सॉल्व कराया करूँगा।
तो ये हो गया। अब बचता है आपका एक बहुत शानदार सा टॉपिक इसमें, क्योंकि हम मेजरमेंट पढ़ रहे हैं, तो किसी भी मेजरमेंट यानी कि किसी भी मापन को करने के लिए में कुछ यंत्रों की आवश्यकता होती है। कुछ भी आप मापने चले जाइए, लंबाई मापने चले जाइए, आपको पैमाने की ज़रूरत होगी। ये डिपेंड करेगा कि आप कैसी लंबाई माप रहे हैं। नॉर्मल लंबाई माप रहे हैं तो स्केल से माप लो, बहुत छोटी लंबाई माप रहे हैं तो फिर आपको ज़रूरत पड़ती है वर्नियर स्केल्स की, स्क्रू गेज की, बहुत सारी छोटी छोटी डिवाइस आती हैं। आप वजन माप रहे हैं, छोटा वजन माप रहे हैं तो दुकान पे जो तराजू होता है उससे माप लीजिए। बड़ा वजन माप रहे हैं, मान लो ट्रैक्टर में भूसा भरा हुआ है ट्रॉली में, उसको माप रहे हैं तो बड़े वाले तराजू पे ले जाना पड़ता है। मतलब हर चीज़ के लिए एक यंत्र की आवश्यकता है। तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट यंत्र हैं जिनके नाम हमें याद करने हैं। अब देखो, जैसे यंत्र है, मान लीजिए आपको देगा ओडोमीटर क्या मापता है, तो ओडोमीटर मापता है वाहनों के द्वारा तय की गई दूरी। कहाँ होती है तय की गई दूरी? चाल मत कहना, ये यंत्र तो चाल मापता है। पहले समझ लो, आपकी कार में या बाइक में आपने देखा होगा एक ऐसा यंत्र है जो स्पीड मापता है, इसको तो हम स्पीडोमीटर कहते हैं। ये तो स्पीड मापता है, ठीक है, स्पीड यानी कि स्पीडोमीटर स्पीड मापता है यानी कि चाल मापता है। परंतु इसके भी अंदर आपने एक छोटा सा ये देखा होगा जिसमें किलोमीटर बढ़ते रहते हैं, बस यही ओडोमीटर होता है। तो पहले तो मैं इनकी पिक्स लेके आया हूँ ताकि आप ये ना सोचें यार ओडोमीटर पता नहीं क्या बवाल चीज़ है। आपने उसको देखा हो तो पहचान लेंगे। अब बात है इनको याद कैसे रखें। भाई कोई चीज़ लॉजिकल हो तो उसको याद भी रखेंगे, तो ट्रिक के साथ याद रखेंगे इनको, बड़ी मज़ेदार। सुनो, ओडोमीटर। अब आप एक बात बताओ, अगर कहीं रेस हो रही है कार की और वहाँ पे एक ऑडी कार है, एक स्विफ्ट कार है, एक एल्टो कार है, ये बताओ कि सबसे ज़्यादा दूर तक कौन सी कार जाएगी? तुम कहोगे सबसे ज़्यादा दूर तक ऑडी कार जाएगी। तो दूरी का संबंध किससे है? ऑडी से। ट्रिक से पढ़ने का फ़ायदा है, मैं वादा करता हूँ जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तुम टक से करके आ जाओगे, और ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ही पूछे गए हैं। तो ओडोमीटर क्या मापता है? वाहनों के द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, आगे देखो, अल्टीमीटर क्या मापता है? तो देखो, अल्टी से याद रखो अल्टीमेट। अब आपके आसपास जरूर ऐसा कोई होगा, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपका पड़ोसी हो, कोई, पड़ोसी तो कम ही होते हैं वैसे, कोई तो होगा जो आपको बहुत सपोर्ट करता होगा। उसको कहते हैं अल्टीमेट आदमी। यार वाह! और आप अल्टीमेट आदमी के लिए हमेशा दुआ करते हो कि यार भगवान तुम्हें बहुत ऊंचाइयों तक ले जाए, बहुत उच्च ऊंचाइयों तक ले जाए जहां तक तुम जाना चाहते हो। तो ऊंचाई मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? अल्टीमीटर का। इंग्लिश वाले अल्टी से जानते होंगे, एल्टीट्यूड वगैरह। एल्टी का संबंध ही ऊंचाई से है, प्रीफिक्स है एल्टी, उसको कहीं भी लगा दो तो ऊंचाई से मतलब उसका बन जाता है। ठीक है, तो अल्टीमीटर क्या मापता है? ऊंचाई मापता है। ये एक मीटर है, जहां भी तुम ऊंचाई पे हो ले जाओ, ये आपको अपने आप बता देगा कि ग्राउंड लेवल से कितने ऊपर तुम आ गए हो। आगे देखिए, लैक्टोमीटर का संबंध किससे है? तो लैक्टोमीटर को याद रखो आप लाख से। लैक, इसमें लैक आ रहा है ना इंग्लिश में, लैक, लैक माने लाख। अब जिस हिसाब से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, यानी शहरीकरण बढ़ रहा है, उन्हें देखकर तो लगता है यार जैसे एक दिन सारे गांव खत्म हो जाएंगे और बस शहर शहर बचेंगे। हर जगह जमीन अधिग्रहण हो रही है, फैक्ट्रियां बन रही हैं। जब गांव नहीं होंगे तो भैंस कौन पालेगा, और जब भैंस नहीं पाली जाएंगी तो निश्चित ही दूध की कीमत बढ़ेगी और वो लाखों रुपयों में पहुंच जाएगी। तो लाख का संबंध किससे हो गया? दूध से। ये कहानी सुनाने का फायदा यही है, इसको तो रिवीजन भी ना करो ना तो भी टक्क से याद हो जाएंगी। तो लाख का संबंध किससे है? दूध से। तो दूध की शुद्धता मापी जाती है, एक डिवाइस होती है हमारे पास, लैक्टोमीटर। ये आपको नजर आ रही होगी। ये यंत्र कैसे काम करते हैं इस बात से कोई मतलब नहीं है हमें, हम इंजीनियरिंग नहीं कर रहे, हमें बस ये देखना है कौन सा यंत्र क्या मापता है, बात खत्म। अगला सवाल, हाइड्रोमीटर। भाई हाइड्रो शब्द से याद रखो तुम, हाय डरो, क्या करो भाई? हाय डरो। अरे भाई किससे हाय डरे? भाई तुम डरो, हाय डरो, किससे डरे? हाय डरो, तुम डरो तरल पदार्थों से। भाई तरल पदार्थ कौन सा ऐसा है जिससे डरे? अरे भाई पानी ही ले लो। क्यों? अरे यार ये सुनामी ला देता है, तबाही मचा देता है, इसलिए हाय डरो। किनसे? तरल पदार्थों से। तो हाइड्रोमीटर क्या मापता है? तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व। और आपको बस इतने से ही समझ में आ जाएगा, हाइड्रोमीटर तरल आपको दिख जाएगा आंसर ऑप्शन में। अभी मैं इनसे बनने वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। देखना, आपको उनके लिए कुछ भी याद नहीं करना, ट्रिक से याद रखे हो, अपने आप दिमाग में इमेज बनती चली जाएगी। ठीक है, चलिए नोट करते रहो साथ के साथ, डायग्राम तो मत बनाना,
साथ के साथ नोट कर लो बस। हाईग्रोमीटर, अब देखिए हाईग्रो, इसको याद रखो ऐसे कि मान के चलो आप और आपका दोस्त पहाड़ों पे चढ़ने निकल गए। अब एक पहाड़ पर तो है आ रही है बहुत ठंडी ठंडी हवा, और एक पहाड़ पर आ रही है बड़ी सूखी सूखी सी हवा। ये आप हो और ये आपका दोस्त है। भाई वो गलती से एक लाइन नीचे लग गई, सॉरी। तो ये आपका दोस्त है और ये आप हो, आपको मिल रही है ठंडी ठंडी हवा। तो पहाड़ों पर जब ठंडी ठंडी हवा मिलेगी तो आप हाई ग्रो करोगे, यानी ऊंचे उठते चले जाओगे। आपके दोस्त को सूखी हवा मिल रही है, वो नीचे रह जाएगा। तो हाई ग्रो, हाई कब ग्रो करोगे? जब आपको ठंडी ठंडी हवा मिलेगी, आर्द्र हवा मिलेगी, ह्यूमिड हवा मिलेगी, मॉइस्चराइज एयर मिलेगी। मॉइस्चराइजेशन का मतलब होता है, आर्द्रता का मतलब होता है हवा में नमी कितनी है, और वही नमी ठंडक पैदा करती है। तो हवा में नमी की मात्रा, ये मीटर होता है, कहीं भी लगा दो बता देगा कितनी है इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तरीका उसका अपना, वो इंजीनियरिंग है, वो अलग तरीका है, उसमें नहीं जाएंगे कि काम कैसे करना है, बस हमें ये याद रखना है, ठीक है। आप भी क्या मजाक करते, अरे नहीं यार वो गलती से हो गया था, सच में नहीं किया। अब देखो भैया बैरोमीटर, हिंदी में बैरी माने होता है शत्रु, और शत्रु हमेशा क्या करते हैं? तुम्हें दबाते हैं या उठाते हैं? शत्रु हमेशा तुम्हें दबाते हैं। तो बैरोमीटर यानी बैरी क्या करते हैं? तुम्हें हमेशा दबाने का काम। तो बैरोमीटर का उपयोग किस लिए होता है? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए होता है। बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए होता है, ठीक है। याद रखना ही वायुमंडल का दाब है, हमारे आसपास की हवा का दाब। वायुमंडलीय दाब के बारे में चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस ये समझ लो कौन सा यंत्र क्या मापता है। आगे देखिए सेक्सटेंट। अब इस शब्द से मैं तो भाई सक्सेस मतलब निकालता हूं, SUCCESS, सक्सेस। तो अब देखो, अभी आप मेहनत कर रहे हैं, भयंकर मेहनत कर रहे हैं, कोई नहीं देख रहा, लेकिन जैसे ही सक्सेसफुल हो जाएंगे लोग कहेंगे अरे उसके तो ग्रह नक्षत्र ऊंचाइयों पर थे यार, तुक्का लग गया उसका तो, है ना। जैसे किसी पड़ोसी का लड़का सेलेक्ट नहीं होगा, तुम सेलेक्ट हो जाओगे, पढ़े तो हमारा लड़का ज्यादा हो, हमारे लड़का ने तो दिन रात एक कर रखी, कोयलाते पढ़े हो, पेन भी नसीब ना हो, इसका तो तुक्का लग गया, ग्रह नक्षत्र ऊंचाई पर थे, ऐसे तो करते हैं। तो ग्रह नक्षत्र ऊंचाई पर बता देते हैं लोग जब तुम्हें सक्सेसफुल हो जाते हो, आज तुम्हारी मेहनत को कोई भी नहीं देख रहा है। तो सेक्सटेंट ग्रहों की ऊंचाई बताया करता है। आगे देखें थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर भाई ताप मापता है, ये सब जानते हैं, टेम्परेचर मापता है, लेकिन याद रखना कि लगभग लगभग ये 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप मापता है। लगभग लगभग ये 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप माप सकता है, उससे ज़्यादा के ताप ये नहीं माप सकता। थर्मोमीटर सब जानते हैं, लेकिन मैं इसे इसलिए लाया ताकि ये बात आप समझ सको। आगे देखो मैनोमीटर। अब तुम्हारा एक दोस्त है जो कभी पैसे लेके देता नहीं, हमेशा गलत गलत शिक्षाएं देता है तुम्हें, समय बर्बाद कराता है, फालतू के पचड़ों में फंसा देता है, कहीं लड़वाने को बुलाएगा कभी कुछ, लेकिन तुम फिर भी उसका साथ नहीं छोड़ पाते, क्योंकि दोस्त तो दोस्त है। अब एक दिन तुम्हारे घर मूली के पराठे बने, तो उसकी हरकतों को देख के तुम्हारा मन तो नहीं करता, लेकिन फिर भी तुमने बुला लिया, चल यार आजा मूली के पराठे बने। आ गया दौड़ा हुआ, एक बार में अब पेल दिए 4 पराठे, बैठे बैठे तुम घूर रहे हो उसकी तरफ, और जैसे ही 4 पराठे खाए स्मेल आने लग गई तुम्हें, तुम कहोगे छोड़ दे गैस, जब कहेगा मैंने ना छोड़ी, तो क्या कहेगा? गैस मैंने ना छोड़ी। तो मैं ने का संबंध किससे है? गैसों के दाब से है, गैसों के दाब से। अब वादा करता हूं तुम इसको कभी नहीं भूलोगे। कौन सी गैस है? कुछ भी हो सकती है। मैनोमीटर का इस्तेमाल गैसों के दाब से होता है, बैरोमीटर का इस्तेमाल वायुमंडल के दाब से होता है, इस बात को भी याद रखना। ये होता है मैनोमीटर दिखने में, बाकी शायद तुम्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि कैसे ये काम करता है। मज़ा आ रहा है? ट्रिक से अच्छे से समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया भाई रोहित, वेरी गुड। ट्रिक से मैं मानता हूँ कि अगर इतनी सारी चीज़ों को याद रखना है तो फिर ट्रिक से रखो। अब आते हैं भाई साहब गैल्वेनोमीटर, ये बड़े गजब की चीज़ है। ये क्या कहते हैं? सुनो भैया, मैं हूँ पुष्पा, मैं कुछ मापूंगा मूपूंगा नहीं, मैं नहीं नाप रहा कुछ भी। मेरे को फिर काय को आया हो तो ये कहेगा बस मैं पता लग सकता हूँ। जैसे एक आदमी, एक पुलिस वाला क्या कर रहा है कि भैया वहाँ चोर है, मतलब चोर है, मैं पकड़ नहीं सकता, मैं बता बता दूंगा कि यहाँ चोर है। तो गैल्वेनोमीटर धारा का पता लगाता है कि इस परिपथ में धारा है या नहीं है, कितनी है इस बात से इसको कोई मतलब नहीं, बस इसकी सुई धारा होगी तो हिल जाएगी, नहीं होगी तो पड़ी रहेगी, ये नहीं बताएगा कितनी है। 10 एम्पियर पे भी इतनी हिलेगी, 50 एम्पियर पे भी इतनी हिलेगी, 100 पे भी इतनी हिलेगी, तो इससे माप नहीं सकते तुम, ठीक है। अच्छा फिर भैया मापेगा कौन? मापने के लिए अलग से लाते हैं हम एमीटर को।
तो एमीटर जो है वो विद्युत धारा को मापता है। अब तुम सोचोगे यार फिर गैल्वेनोमीटर क्यों लगाएं, एमीटर ही ना लगा दें, वहीं लगा के देख लो, माप रहा है तो है धारा, नहीं तो नहीं है। दरअसल एमीटर मान लो आप बना सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा कि जो 0.1 एम्पियर को मापे। 0.1 एम्पियर से नीचे की धारा को एमीटर नहीं मापेगा, लेकिन गैल्वेनोमीटर 0.1 से बहुत छोटी धारा को बता सकता है, यहाँ है, समझ गए। तो वो बहुत छोटी धाराओं के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन बस इतना ही पूछा जाता है कि कौन उपस्थिति का पता लगाता है और कौन मापता है, बस इतनी सी बात आपसे पूछी जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। वोल्ट मीटर क्या मापता है? तो वोल्ट मीटर मापता है वोल्टेज, और वोल्टेज को कहते हैं विभवांतर। इनको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो लगे हाथों बस ये पढ़ लेंगे कौन सा मापक यंत्र क्या मापता है। तो वोल्ट मीटर क्या मापता है? पोटेंशियल का डिफरेंस, जिसको हम वोल्टेज भी कहते हैं। नोट कर रहे होंगे ना साथ के साथ? नहीं कर पा रहे हो तो आराम से पीडीएफ से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखें जायरोस्कोप। कोई मान लो रिश्तेदार हैं आपके, वो जब भी आते हैं तभी तुम्हें पढ़ता हुआ नजर पाते हैं, तो वो कहेंगे एक दिन तुमसे, अरे यार जा यारों के साथ थोड़ा घूम के आ, जा भाई जा यारों के साथ थोड़ा घूम के आ। तो जायरोस्कोप क्या करता है? घूमती हुई वस्तुओं की गति बताता है। ये वस्तु अगर घूम रही है तो इसकी गति कितनी है, ये कौन बताता है हमें? जायरोस्कोप ही बताता है। ठीक है, चलो आगे। सीस्मोग्राफ। तुमने देखा होगा जैसे भूकंप आया तो न्यूज चैनल पे अलग ही भूकंप आया रहता है, आज यहाँ ये हुआ वो हुआ ये हुआ, अगर ये नहीं होता तो वो होता, वो नहीं होता तो ये होता है। भैया होता क्यों वो? मैंने देखा न्यूज चैनल वाले क्रिकेट देखो, लेकिन उसके बाद का जो डिस्कशन रहता है, अगर वो एक बॉल पे 2 रन ले लेते तो ये हो जाता। अबे भाई साहब नहीं लिए, अब क्या कर लोगे उसमें? वो तो कहते हैं उनको देखने वाले भी बहुत सारे होते हैं, तो मैं मानता हूँ ऐसी चीज़ों में समय वेस्ट है। तो जब भी भूकंप आता है लोग बताते हैं न्यूज़ एंकर 6.4 रिएक्टर की तीव्रता का भूकंप आया, 6.8 तीव्रता का भूकंप आया, रिएक्टर का भूकंप आया। तो रिएक्टर तो एक पैमाना है, इस भूकंप को मापा किससे जा रहा है? तो वो यंत्र है सीस्मोग्राफ। तो सीस्मोग्राफ बताता है कि भूकंप इतने रिएक्टर का आया, तीव्रता का मतलब वही रिएक्टर है। 7 रिएक्टर का भूकंप बड़ा खतरनाक होता है। अगला सवाल है एनीमोमीटर। इससे संबंधित तो बड़ी याद दिलाने वाली कहानी है। कौन है उस जमाने से जब एक घर में टीवी लगा हुआ होता था, एक आपका भाई यहाँ खड़ा है, एक आपका भाई यहाँ खड़ा हुआ है, एक दोस्त आपका छत पे चढ़ा हुआ है, इसलिए ताकि वो एंटीना की सेटिंग को सही कर सके। ये एंटीना को घुमा रहा है, ये कहता था रोक दो आ गए, ये इसको बात पास करेगा, ये आंगन में खड़ा हुआ इसको बात पास करेगा। ऐसा शक्तिमान देखने के लिए हुआ करता था। अब इससे कैसे याद रखोगे? क्यों हमें एंटीना को बार बार सेट करना पड़ता था? क्योंकि हवा की गति हमारे एंटीना की सेटिंग को बिगाड़ देती थी। तो वायु की गति का संबंध किससे है? एंटीना से। याद रखेंगे, वायु की गति का संबंध किससे पाया जाएगा? एंटीना से पाया जाएगा। वायु की गति का संबंध एंटीना से पाया जाएगा। सर पुरानी याद दिला दी, लगता है आप भी गांव से हैं। बिल्कुल भैया, मैं शुद्ध देसी गांव से हूँ, सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ मैं बच्चा हूँ। शायद इसीलिए मुझे लगता भी है कि मैं आपसे खुद को ज़्यादा रिलेट कर पाता हूँ, और मैं हमेशा जो आपको मेहनत करने के लिए बोलता हूँ वो इसीलिए कहता हूँ क्योंकि भाई मध्यम वर्गीय हम तो और भी लोअर मीडियम से आते हैं, मतलब निम्न मध्यम वर्गीय जो छात्र होते हैं उनके जीवन में बड़ी समस्याएं आती हैं, और हमेशा उनकी जो परिवार है वो आर्थिक स्थितियों से जूझ ही रहा होता है। इसलिए मेहनत करिए, आपकी एक नौकरी 3 पीढ़ियों को सुरक्षित कर सकती है, आपकी ऊपर की पीढ़ी, आपकी पीढ़ी, आपकी आने वाली पीढ़ी। एक सरकारी नौकरी मात्र, तो समझिए तुम कितना परिवर्तन कर सकते हो। उसके लिए पढ़ो, मेहनत करो। अगला सवाल, एडोमीटर क्या मापता है? तो जैसे तुम समुद्र की गहराइयों में जाओगे तो क्या होगा? तुम्हारा दम घुटना शुरू हो जाएगा। समुद्र की गहराइयों में क्या होता है? दम घुटना शुरू हो जाता है। तो फेदोमीटर मापेगा समुद्र की गहराई, याद रखेंगे। अगला सवाल, स्फिग्मोमैनोमीटर। तो देखो, स्फिग्मोमैनोमीटर मापता है कि तुम्हारी बॉडी में ब्लड का प्रेशर कितना है। रक्त के चाप को, ब्लड के प्रेशर को मापता है। कितना अच्छा स्फिग्मोमैनोमीटर भैया, ये अरे यार कहाँ ध्यान है, ये है स्फिग्मोमैनोमीटर, ये मापता है ब्लड का प्रेशर, ये बहुत पूछा जाता है। अगला सवाल है पॉलीग्राफ। तो जब किसी की खुल जाती है पोल, उसका मतलब क्या है? उसका झूठ का पता लग गया। तो पोल खुलने का मतलब झूठ का पता लग गया। तो पॉलीग्राफ क्या माप रहा है?
झूठ का पता पॉलीग्राफ से लगाया जाता है। ठीक। अगला सवाल, टैकोमीटर क्या मापता है? तो टैकोमीटर मापता है किसी भी वस्तु के आरपीएम। आरपीएम क्या होता है समझिए, इंग्लिश में रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि किसी भी गोल घूमती हुई वस्तु ने 1 मिनट में कितने रेवोल्यूशन लिए। हिंदी में प्रति मिनट चक्रों की संख्या। जैसे मान लो तुम्हारी कार का पहिया घूम रहा है, तो 1 मिनट में ये कितने चक्कर लेता है, इस बात का अंदाजा हम टैकोमीटर से लगाते हैं। एक ऐसी जगह पे खड़ी कर दो गाड़ी जहाँ पे नीचे एक रोलर घूम रहा हो, उस पर टायर लगा दो, तो गाड़ी आगे तो बढ़ेगी नहीं, टायर बहुत तेज घूमेगा। उस पर लगा दो बीच में टैकोमीटर, गाड़ी पहिया घूमेगा, टैकोमीटर घूमेगा, ये घूमेगा, यहाँ बता देगा कितने आरपीएम से, यानी कितने चक्कर आपका पहिया 1 मिनट में ले रहा है। तो टैकोमीटर बताता है, आरपीएम भी बोल देता है क्वेश्चन में, इंग्लिश में रेवोल्यूशन पर मिनट बोलेगा, हिंदी में प्रति मिनट चक्रों की संख्या। यानी किसी भी गोल घूमती हुई वस्तु के चक्कर 1 मिनट में तुम्हें गिनने हैं, तो फिर वो टैकोमीटर से ही पता लगेगा। 1 सेकंड में भी गिन सकते हो भाई, 1 मिनट में पता लग गए तो 1 सेकंड में भी पता लगाओगे, मतलब गोल घूमने वाली वस्तु के चक्करों की संख्या। अगला सवाल देखो, पायरोमीटर। अब सुनो, थर्मोमीटर हमारे पास था, लेकिन फिर भी तुमने कोविड में देखा कि पायरोमीटर से ही टेम्परेचर मापा जाता था। कहीं अंदर जाओ, पहले मशीन गन तुम्हारे हाथ पे लगाई जाती थी दूर से दूर। तो इसकी खासियत यही है कि थर्मोमीटर में तो उसको टच करना पड़ता है बॉडी से, लेकिन ये दूर से दूर माप लेता है। दूसरा इसकी खासियत है, बड़े टेम्परेचर माप लेता है। जहाँ थर्मोमीटर 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक मापता है, ये 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर माप लेता है। ये आंकड़ा कभी पूछा नहीं जाएगा, ना थर्मोमीटर का पूछा जाएगा, परंतु आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास थर्मोमीटर था तो हम पायरोमीटर क्यों लाते हैं। तो थोड़े ज़्यादा तापमान मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं? पायरोमीटर का इस्तेमाल हम कर रहे होते हैं। अगला सवाल है क्रोनोमीटर। तो क्रोनोमीटर क्या पता लगाता है? जहाजों में समय का ठीक ठीक पता लगाने के लिए। तुम कहोगे क्यों, घड़ी क्यों नहीं ले जाते? देखिए, दरअसल घड़ियां वगैरह जो काम करती हैं ना, ये सब जीपीएस पे काम करते हैं, इंटरनेट कनेक्शंस पे काम करती हैं। और जब समुद्र में मान लो कहीं हम ऐसी जगह अटक गए, जनरली होते हैं इंटरनेट के कनेक्शंस, लेकिन नेवी वाले हैं मान लीजिए, कहीं भी हैं ऐसी जगह जहाँ इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है, किसी भी वजह से कनेक्शन कट गया है, अब हमें समय देखना है, तो कैसे देखेंगे? हम लोग देखते हैं फिर क्रोनोमीटर से। ये आपको एग्जैक्ट समय का पता बताती है। तो जहाज़ों में ठीक ठीक समय का पता लगाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, क्रोनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल देखें, पनडुब्बियों में समुद्र तल के ऊपर की सतह की वस्तुएं देखने के लिए। देखो, पनडुब्बी होती हैं समुद्र में बहुत नीचे नीचे, 4-4, 6-6 किलोमीटर नीचे। मान लो हमें देखना है कि समुद्र की सतह पे क्या चल रहा है। ऐसा थोड़ी, अरे हरी जाइयो जरा ऊपर देख के, हरीश तैरता हो जाएगा 3 घंटे में, तो चला दुश्मन देश की सीमा में घुस गए हम, तो कहीं किसी ने कर दिया काम, बेचारा क्या होगा। तो हम लोग ये ऐसे नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, नीचे से एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर हमारे पास होती है, जिसमें ऊपर कैमरा होता है, उसको भेजते हैं। ये थोड़ा सा निकलेगा पानी से और चुपचाप देख लेगा क्या चल रहा है। नीचे स्क्रीन में आपको इसकी इमेज आ जाएंगी बाहर के दृश्य की, आपको पता लग जाएगा। इसको बोलते हैं पेरिस्कोप। तो पनडुब्बी में समुद्र तल के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं? पेरिस्कोप का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, चलो, तो ये हो गए आपके मापक यंत्र। अब एक बार इस चैप्टर से, मापन से, एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन में 14 अगस्त 2018 शिफ्ट 1 की परीक्षा में आया है। तो ये स्टेज 1 है। 2018 में इस भर्ती का, पिछले वाली भर्ती जो थी स्टेज 1 हुई थी, और 2019 में उसकी स्टेज 2 हुई थी। ठीक है ना? अब बताओ जरा इसका आंसर। इसका आंसर तो मुझे अब सभी से चाहिए, सभी दोस्त बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या है ठीक ठीक जवाब। बताओ जल्दी से। आप कह रहे हो कि दूरी मापने में होता है। भाई, सबसे ज्यादा दूरी कौन तय करेगी? ऑडी कार। बात खत्म, कहानी खत्म। अब ट्रिक से देखो, आया मजा? आपको तुरंत वही बात याद आ जाएगी जो आपने पढ़ी है। निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है?
तो तुम्हें दबाने का काम कौन करते थे? बैरी करते थे, शत्रु करते थे। ये एनटीपीसी स्टेज 2 में आया हुआ है। तो रेलवे के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे हम, हर एक चैप्टर के बाद रेलवे के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। आप कमेंट का रिप्लाई नहीं देते भाई, मेरे कमेंट का रिप्लाई मैं उनका देने की कोशिश करता हूँ जो वाकई टॉपिक से रिलेटेड हैं। बाकी जो आपके अदर डाउट्स हैं वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में लेता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ मैं सारे डाउट्स ही लेता रहूँगा तो भाई फिर पढ़ाना तो हो ही नहीं पाएगा और तुम उस चीज़ को नहीं समझ पाते। लेकिन एक ना कंसंट्रेशन होती है। जैसे मान लो मैं इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ अभी, अगर मैं उस टॉपिक के बीच में कुछ और बातों में लग जाऊंगा तो उस टॉपिक की पूरी रिदम टूट जाएगी। तो मैं पहले पूरा टॉपिक ही फिनिश करता हूँ पूरे फोकस कंसंट्रेशन के साथ, मेरी ये कोशिश होती है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। डाउट के लिए ज़्यादातर टेलीग्राम ग्रुप है, बाकी टॉपिक के डाउट तो मैं ले ही लेता हूँ। आपके जनरल डाउट कि ये है, वो नहीं है, ये नहीं है, ऐसे है, कैसे होगा, वो सारे टेलीग्राम ग्रुप में। हाईग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाई कब ग्रो करोगे? जब आपको मिलेगी ठंडी ठंडी हवा, मॉइस्चराइज एयर। तो हाईग्रोमीटर मापता है आर्द्रता। हाईग्रोमीटर क्या मापेगा? आर्द्रता को मापेगा। एनटीपीसी में आया हुआ सवाल, आशा करता हूँ ये तो आपको बड़े अच्छे से समझ में आ ही रहे होंगे। अगला सवाल है, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो अभी अभी हमने पढ़ा था पेरिस्कोप। क्वेश्चन नोट करें क्या? बाद में नोट कर लेना आराम से पीडीएफ में से, अभी जब खत्म हो जाएगी क्लास, क्योंकि क्वेश्चंस नोट करने में तो बहुत सारा समय फिर आपको लग जाएगा, या बस ऐसे याद कर लो। और अगर क्वेश्चन थ्योरी में कवर हो रहा है तो फिर उसको मत करो, ये तो थ्योरी में ही कवर हो रहे हैं तो क्यों इन्हें नोट करना। देखो मैं हमेशा यही कहता हूँ, आप ना थ्योरी अच्छे से करो, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। क्वेश्चन जिस भी तरह से पूछा जाए, हालांकि मेरी कोशिश होती है मैक्सिमम मैं बता दूं, लेकिन सारे तरीके कवर करा पाना क्लास में मुश्किल है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन हजारों तरीके से पूछा जा सकता है। ये संभव नहीं है कि क्लास में वो हजारों तरीके बता दिए जाएं, लेकिन मैं वादा करता हूं तरीका 1000 क्या 10,000 भी आ गए, क्लास से ही प्रश्न आप आराम से बना देंगे। तो इन क्वेश्चन को आप आराम से कर पा रहे हैं। प्रकाश वर्ष के द्वारा किसे मापा जाता है? ग्रुप डी की परीक्षा में आया हुआ है, तो ये मापा जाता है दूरी को। इसको मापा जाता है, दूरी को मापा जाता है। ये सारे क्वेश्चन नहीं लिए मैंने मापन से, देखो लोको पायलट की परीक्षा में पूछे गए तो सारे ही करवाऊंगा, बाकी परीक्षाओं के कुछ कुछ करवा दूंगा, क्योंकि ऐसे तो कम से कम 50 सवाल हो जाएंगे इन चारों परीक्षाओं के, ग्रुप डी, एनटीपीसी, लोको पायलट और आपका एक आध आरआरबी की वो सीनियर सेक्शन इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर ले लूंगा। बाकी सारे प्रैक्टिस में कर लेंगे, खाली एज अ डेमो रहेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने को कि हाँ भाई ऐसे क्वेश्चन आते हैं। विभवांतर मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो मापने की बात है विभवांतर, तो किसका इस्तेमाल करेंगे हम? वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ये भी हमने कवर किया। अगला सवाल, सर्किट में बिजली प्रवाह का पता लगाने के लिए, आगे बड़ी बात की पता लगाने हेतु, तो पता कौन लगाता है? गैल्वेनोमीटर। ये बात हमने डिस्कस की थी। बाकी एनीमोमीटर, बैरोमीटर, लेक्टोमीटर को भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। तो ये थे आज के मेजरमेंट चैप्टर, खत्म हो गया, इसके क्वेश्चंस कर लिए। अब नया चैप्टर हम कल शुरू करेंगे। और अगर आपको ऐसा लगता हो जैसे कि भैया आप केवल उनको पढ़ा देते हो, उन चीज़ों को पहले ही शामिल कर लेते हो जो थ्योरी में आई हुई होती हैं, जो क्वेश्चंस आए हुए होते हैं, तो आप मेरी किसी भी क्लास की थ्योरी उठा के देखना, ये सारी चीज़ें मैं हमेशा पढ़ाता हूँ। देखो थ्योरी तो वही रहनी है भाई, सिस्टम ऑफ यूनिट्स वही रहने हैं, 10 की घात वही रहनी है, बस हम क्या करते हैं हर एक परीक्षा के हिसाब से अपडेट कर देते हैं कंटेंट को। जैसे इसमें लेवल हम हल्का बढ़ा के चलेंगे, ऐसा नहीं है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आए हैं पहले मैंने ये देख लिया, आए हैं फिर पढ़ाया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस हम जरूर करते हैं, लेकिन आप देखना हर क्लास में, हर बैच में मैंने इनको अवश्य पढ़ाया हुआ है, क्योंकि ये तो सिलेबस का पार्ट ही है। तो चलिए फिर मिलेंगे कल, नमस्कार, धन्यवाद।